श्री राम भगवान जी ने ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। मुझ में थोड़ा एटीट्यूड आया, ओ आई एम द टॉपर, नॉट ओनली द डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट में भी रैंक है। हर साल मेरे घर वाले कम से कम मेरे ऊपर 3 से 4 लाख रुपए लगा रहे हैं मेरी कोचिंग में, मेरे रहने खाने पीने में। कब तक चलेगा? अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या, व्हाट नेक्स्ट? डिप्रेशन में थी मैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 2020 में वो मुझे सिस्ट हो गया यूट्रस में। उसकी वजह से मतलब एक महिला का तो पूरा शरीर का पूरा आवरण सब कुछ ही बदल जाता है। और मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है उस पर मेरी बहुत ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट था। 2021 जुलाई मैंने मौत का अनुभव किया, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके बिना मैं 1 मिनट भी जिंदा रहने का सोच ही नहीं सकती थी। तो ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा यानी कि चेतना, वो अपने अनुभवों को लेने के लिए धरती पर शरीर धारण करती है। जब वो शरीर धारण करती है धरती पर, तो उसके साथ साथ वो जीवन में चुनौतियाँ, परिस्थितियाँ, सुख दुख का अनुभव करने के लिए साथ लेकर आती है, परिवारजनों को साथ लेकर आती है। कैसे वो इन परिस्थितियों से सीखती चली जाती है और निखरती चली जाती है। तो आज हम जानते हैं, मिलेंगे एक पिरामिड मास्टर अलका जी से, जो 2009 से ध्यान करती हैं और जीवन के अंदर सभी चैलेंजेस के साथ साथ, चुनौतियों के साथ साथ अपने आप को कैसे निखार कर आज एक पूर्णतः सक्सेसफुल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उन्हीं से जानते हैं उनकी सुंदर जीवन की यात्रा को। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है अलका जी हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका यहाँ पे बुलाने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। अलका जी, जैसा कि हमने अभी बोला कि एक जो आत्मा है शरीर धारण करती है, तो हम आपका वो बचपन, आपके माता पिता, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं मूल निवासी उत्तर प्रदेश की हूँ, सहारनपुर जिला, और वहाँ से भी 35 किलोमीटर आगे मेरा गांव है। अगर मैं बचपन की बात करूँ तो मेरी माता जी हमेशा से हाउसवाइफ रही हैं। पिताजी अलग अलग नौकरियाँ अलग अलग समय पे करी, अलग अलग नौकरियाँ छोड़ी। वर्तमान में वो एक पॉलिटिशियन है, बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। तो बचपन बहुत ही अच्छा बीता, चूँकि मेरा परिवार जो था वो एक जॉइंट परिवार रहा, कुछ साल पहले तक भी जॉइंट परिवार रहा। तो हम सभी ताऊ जी के, चाचा जी के बच्चे सब एक साथ पले बड़े, एक साथ स्कूल गए। अगर मैं अपनी अपनी न्यूक्लियर परिवार की बात करूं तो सबसे बड़े भाई थे, वो उनको मेरी बुआ जी लेके चली गई थी बचपन से ही, तो हमारा उनके साथ में उतना अटैचमेंट नहीं रहा इनिशियली। तो उसके बाद में सेकंड नंबर पर मैं आती थी और मुझसे छोटा मेरा 5 साल का भाई। तो बहुत ज़्यादा जो एक क्लोज बॉन्डिंग रही वो मेरे साथ में, वो छोटे भाई के साथ में, और ताऊ जी के और चाचा जी के बच्चों के साथ में। हम सभी बच्चे पास में इस गांव का एक स्कूल था, वहीं पे पढ़ने के लिए जाते थे। और मेरी स्कूलिंग जहाँ से हुई है, जो मैं खासकर बात करूँगी कक्षा 1 से लेके कक्षा 7 तक, फर्स्ट टू 7th, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि कक्षा 1 से लेके 5 तक तो मैंने इंग्लिश एक सब्जेक्ट, अंग्रेजी विषय के रूप में भी नहीं पढ़ी थी। 6th क्लास पहली क्लास वो थी जब मैंने अंग्रेजी विषय में ABCD पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब। और आई थिंक कि उस टाइम पीरियड के जितने भी बच्चे होंगे, अगर मैं अपने ही कजन्स के बारे में बात करूं, तो सभी लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है। मतलब 6ठी क्लास से उन्होंने आपका ABCD सब्जेक्ट में पढ़ना स्टार्ट किया। LKG UKG में जैसे अब बच्चे ABCD पढ़ते हैं, वैसा हमारे टाइम पे नहीं था। और ये 6th 7th तक बिल्कुल कहानी ऐसी चली। बहुत ज़्यादा स्कूल की तरफ से बहुत प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। इंग्लिश में तो हाथ टाइट था, क्योंकि इंग्लिश 6 से स्टार्ट हुई थी। उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं अपने नॉर्मल, उनमें मैं बहुत अच्छी थी।
और बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा मतलब ओबीडिएंट बच्चा होता है ना कि मम्मी ने बोला ये करना है। अच्छा, मैं अपनी मदर के बहुत क्लोज़ रही हूँ, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मेरे पापा घर पे नहीं रहते थे। पापा काम के सिलसिले से गाँव से बाहर, मतलब हमारा जो ज़िला है सहारनपुर, पापा सहारनपुर रहते थे और हम लोग गाँव रहते थे। और पापा लाइक वन्स इन अ व्हाइल आते थे, लाइक हफ्ते में 1 बार आना, 10 दिन में 1 बार आना। तो छोटे होते मुझे तो ऐसा लगता था कि जो हमारे बड़े पापा यानी कि जो मेरे ताऊ जी हैं वही पापा हैं। और एक्चुअली ताऊ जी हमें प्यार भी वैसा ही करते थे, बिल्कुल जैसे वो अपने बच्चों को प्यार करते थे वैसा ही प्यार मुझे और मेरे छोटे वाले भाई को मिलता था। तो मुझे लगता था यही पापा है। तो कुछ भी अगर बात होती थी, कुछ भी कह दिया, ये इतना पढ़ना है, इतना उसके साथ इतनी बातें करनी है, तो वो बिल्कुल वैसा ही था, पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड माहौल नहीं था कि आपको उनके यहाँ नहीं जाना, उनसे बातें नहीं करनी, या ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, आपको जो मन में आए करो, ठीक है? पर एक उसमें कि कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है? कोई आपको कुछ हार्म ना कर दे, बस वैसा करके रहता था। और मुझे बचपन से मेरा लगाव, क्योंकि हम खेती-बाड़ी करने वाले लोग हैं, हमारे घर में भैंसें बंधी हुई हैं, तो मेरा बहुत लगाव था कि मैं गाय भैंस का दूध निकालूं, क्योंकि सब निकालते थे, ऑल्दो वो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, अभी भी बहुत डिफिकल्ट है। अभी भी हमारे पास में भैंसें हैं। तो वो चीज़, मुझे मेरा बचपन से 2 चीज़ों से बहुत लगाव रहा है। अगर मैं अभी की 31 ईयर्स ओल्ड आई एम राइट नाउ, 31 साल की मैं हूँ और मैं पूरी जर्नी को उठाऊँ, तो मुझे ये लगता है कि बचपन से ही मेरा पेड़-पौधों से बहुत लगाव रहा है, पशुओं से बहुत लगाव रहा है। और मुझे मतलब बिल्कुल भी ऐसे शर्म नहीं आती थी कि भाई हमारे घर में तो खेतों में काम करने वाले सब लगे हुए हैं, उनका काम है भैंस को नहलाना, सब कुछ करना। क्योंकि मेरी मदर भी भैंसों को चारा देती थी, वो सब चीज़ें डालती थी। तो वो चीज़ें वहीं से ही सीखी, तो बड़ा लगाव जब एक नया न्यू बोर्न एक बेबी आता है, काफ भैंस का बच्चा, तो उसके साथ में बिल्कुल वैसी वो अठखेलियाँ खेलना, उसको खाना खिलाना, उसको छोटी-छोटी खाना खाना खिलाना सिखाना, इन द सेंस चारा, रोटी, जो और कुछ भी डलता है। तो वो मतलब बचपन वहीं तक ही सीमित था, खेलना-कूदना, जो छोटे-मोटे गेम्स होते हैं हमारे, जो भी बच्चे खेलते हैं। सो बचपन ओवरऑल अगर मैं अपनी कक्षा 1 से 7 तक की जर्नी देखूँ, चूँकि उसके बाद में मेरी पढ़ाई बाहर हुई है, तो वो टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा। एक सबसे पहला जो मोमेंट मेरी लाइफ़ का आया था जब मुझे घर से बाहर जाना पड़ा था, वो था 6th क्लास में, जब मैं अपनी बुआ जी के घर पे गई थी। और वो मेरे लिए बहुत पेनफुल टाइम था कि मैं अपनी मदर से अलग हो रही हूँ। पापा के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट नहीं थी, क्योंकि पापा कभी-कभी आते थे। हालाँकि ताऊ जी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो मेरी बुआ जी मुझे लेके चली गई थी, क्योंकि बुआ की भी बेटी नहीं थी, और उनके एक बेटे तो हमारे यहाँ पे रहते थे, बाकी सेटल्ड थे, तो उनको भी था कि कोई बच्चा मेरे पास में हो। पर उस टाइम के जो मेरे 2-3 अनुभव हैं, और जो मैं अब के अगर अपने टाइम की बात करूँ, जो हम अभी स्पिरिचुअली सीख रहे हैं, तो मैंने उस समय पे 2-3 चीज़ें मैं करती थी। कि अगर मुझे कुछ भी चीज़ महसूस होती थी, क्योंकि अपनी माँ डाँट दे तो बुरा नहीं लगता। दूसरों की माँ डाँटती है तो बड़ा बुरा लगता है। तो वो दूसरों की माँ मेरी बुआ जी थी। हालाँकि उन्होंने बहुत प्यार दिया, अपने बच्चों की तरह ही प्यार दिया। लेकिन कई बार आपको बहुत छोटी-छोटी चीज़ महसूस होती है, जैसे कि क्योंकि मैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से हूँ, तो हमारे यहाँ आम बहुत ज़्यादा होते हैं, और बचपन से ही जो ख़ासकर जो आपके खेतों में फल लगता है ना, वो आपका हमेशा ही फ़ेवरेट रहता है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आम मुझे बेहद पसंद था। तो मेरी बुआ जी अपने बच्चों को अगर 2 आम दे रही हैं, तो मुझे 1 मिलता था। तो अब इतनी बड़ी हो गई, तो मैं समझ रही हूँ कि उस समय एज इतनी छोटी थी कि कैपेसिटी आपकी 1 ही थी खाने को, इसलिए आपको 1 मिल रहा था। इसलिए नहीं कि वो पार्शियलिटी थी। लेकिन क्योंकि आप अपनी माँ से भी अलग हुए हो, तो ये महसूस होता था कि अच्छा ओके, मेरी माँ होती तो ऐसा ना करती, है ना? सो मैं उस रात को क्या करती थी कि जब मैं सोती थी ना, तो मैं चंद्रमा और तारों से बातें करती थी। तो मैं बोलती थी कि आप ना मेरा मैसेज पहुँचाना मेरी मम्मी को, उनको बताना कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि उस टाइम पे टेलीफ़ोन्स वग़ैरह नहीं थे। हालाँकि हमारे घर में टेलीफ़ोन था, मेरी बुआ जी के यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जिस एरिया में वो रहते हैं, मुज़फ्फ़रनगर ज़िला है उनका, थोड़ा-सा विकास की दृष्टि से थोड़ा-सा पिछड़ा हुआ था। उस टाइम पे तो ज़्यादा ही था, अभी भी हैं चीज़ें। तो नहीं था, कुछ भी ऐसा संसाधन नहीं था, बस आपके घर से कोई आएगा तभी आपको मिलेगा। तो ये पूरा 6th और 7th मेरी बुआ के घर पे मेरी बीती, और वहाँ पे मैं मतलब अपनी उम्र से पहले मैंने बहुत मैच्योर हो गई मैं, कि बहुत सारे हादसे कई बार हो भी जाते हैं, ना चाहते हुए, कई बार चाहते हुए भी हो जाते हैं। चूँकि मेरी बुआ का भी जो परिवार था, वो भी जॉइंट फैमिली थी।
उनके ससुर, उनके जो हैं मेरे फूफा जी के बड़े भाई, सब लोग परिवार में रहते थे। तो वहाँ पे भी कई बार मतलब ऐसी हरकतें होती थी कि ये तो लड़की है, इसको क्यों पढ़ाना, ये क्या ही करोगे पढ़ा के, और बाद में तो रोटी पोनी है, तो क्या करना है अभी से वो करके, और इतने ठीक ठाक से घर में शादी कर देंगे कि सही चलेगा सब कुछ, क्यों इतना एम्फेसाइज किया जा रहा है पढ़ाई के ऊपर। तो ये चैलेंजेस रहे। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे बचपन में, जो मुझे हीन भावना जो मुझे लगी, वो था कि मेरी स्कूल यूनिफॉर्म जल गई प्रेस करते हुए थी। अभी शायद ऑडियंस को अजीब लगे, मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी बुआ जी से अगर वो एपिसोड देखेंगे तो उन्होंने क्या किया कि वो नई मेरे को नया कुर्ता सिलवा के नहीं दिया, जो जहाँ से जला था उस पर एक अलग सा पैच लगा के और उसकी सिलाई करके मुझे बोला स्कूल जाओ। वो बहुत मतलब वो सबसे पहला मेरा ना बहुत हीन भावना, कैसे आपका इनर ट्रॉमा जिसको मैं था, वो तो मैं अपना बैग लटका के जाती थी। और मैं ये सोचती कि मैं इतने अच्छे घर से हूँ, इतने समृद्ध परिवार से हूँ, और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब मैं ऐसे जा रही हूँ स्कूल में। तो और बाद में जब मैंने इसको एक बार बोला, चूँकि मेरी बुआ के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, तो मैंने अपनी भाभी को बोला कि ये ना मुझे ना अच्छा नहीं लगता। तो फिर अब चूँकि नई-नई बहू है, ज़्यादा बात नहीं कर सकती, ज़ुबान चला रही है वाला कंसेप्ट होता है, अभी भी है ही, उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा होता था। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ कर नहीं सकती, बट एक काम कर सकती हूँ, तुम्हारा एक बैग बड़ा सिल सकती हूँ ताकि वो ना उस पैच पे आ जाए। तो मैं ऐसे करके जाती थी, और मैंने एक चीज़ जो अब मैं रियलाइज़ करती हूँ, उस समय भी मैंने महसूस करी, कहीं न कहीं मेरे मन में ये हीन भावना आ चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं औरों से बेहतर नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ, लेकिन मैं फिर भी उतने खिल के नहीं जी रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों को पता लगा था कि ये एक फटी हुई ड्रेस पहन के आती है। हालाँकि उसका नंबर हफ्ते में 2 बार आता था, लेकिन आता था। वो 2 बार का ना, वो बाकी जो 3-4 दिन थे, उनको वो और भी वो दिन भी मेरे मायूस करता था। और उस वाली क्लास में मेरा स्कोर बहुत कम आया। ये चीज़ भी मैंने महसूस करी कि मेरा 7th स्टैंडर्ड में मेरा स्कोर बहुत ही कम था, क्योंकि मैं कहीं न कहीं वो इसी चीज़ में थी कि बच्चे मुझे क्या कहेंगे, वो तो मेरे ऊपर हँसते होंगे, और संभवतः वो हँसते होंगे। हो सकता है ये वो मुझे ना बताते हों। लेकिन जैसे ही जब मेरे पेरेंट्स मुझे मिलने के लिए आते थे मेरी बुआ जी के यहाँ, मैंने कभी उनके सामने ये बात उजागर नहीं की मेरे साथ ऐसा हुआ है। और जबकि बच्चे छोटी-सी भी कुछ बात होती है तुरंत बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और भी एक हादसा हुआ था, एक एक्सीडेंट हो गया था मुझे, मेरी जो लाइन पूरी यहाँ से फट गई थी, लग गई थी नल से पानी भरते हुए। मेरी हाइट से बहुत बड़ा था नल, फिर भी था कि पानी भरना है, और वो स्लिप होके घुस गया था। तो आई रिमेंबर मैंने कभी अपने घरवालों को, मेरे ताऊ जी फ्रीक्वेंटली देखने के लिए आते थे बुआ के घर पे मुझे या पापा, तो मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब ये एक कुदरती मुझे ऐसी गाइडेंस मिल रही थी कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल है। पर जब मैं बहुत बड़ी हुई, मतलब अपना अडल्ट एज के बाद में, जब मैंने इंसिडेंट एक बार याद की, तो मैं बहुत रोई कि बहुत जाती हुई है मेरे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मुझे इस चीज़ को लेके मैं सरप्राइज़ थी कि मैं इतनी छोटी होते भी मैं इतनी मैच्योर थी कि मैंने ये फैक्ट्स कभी किसी को नहीं बताए। और आई थिंक मेरे पापा को तो अभी तक भी नहीं पता है कुछ भी, कैसा मेरे साथ हुआ है। ये मैं पहली बार इस कैमरा पे डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। थोड़ा-सा मामूली सी 1-2 चीज़ें मेरी मम्मी को पता है, और कुछ मेरे ताऊ जी को। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा पूरा ब्लीडिंग और ये स्टिचेज़ आए हुए थे, तो मेरे ताऊ जी ने मुझे देखने के लिए आए थे, पर मेरी बुआ ने बोला वो तो घर पे नहीं है। तो मेरे ताऊ ने बोला, घर पे नहीं है मतलब कहाँ है? हमारी एक और रिश्तेदारी थी उसी गाँव में, कि उनके पास गई हुई है। बट फिर मेरे ताऊ जी ने देखा कि स्थिति बहुत ख़राब है, और वो मुझे वापस ले आए। ठीक है, ये 8th स्टैंडर्ड की शुरुआत की बात है। फिर मैंने 8वीं की एग्ज़ाम वापसी अपने गाँव में आके दिए, उसी स्कूल में जहाँ पे मैं पहले पढ़ती थी। अलका जी, जैसे कि आपका ये बचपन, आपने अपने बचपन के बारे में बताया, जो भी कुछ हुआ, तो आपकी ज़िंदगी में बचपन में कुछ ऐसा हादसा भी हुआ, जो कि और तरह का ट्रॉमा आपके अंदर बैठा? हाँ, मुझे याद है कि मैं मेरे ख़्याल से मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, और हम, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग खेतों में जाते थे ट्यूबवेल के सामने नहाने के लिए। तो हमारे पड़ोस से थे एक भैया, तो मतलब वो, हम उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा थी, हम सबसे बड़े थे, एज वाइज़ भी बहुत बड़े थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि चूँकि उस दिन हम उनकी ट्यूबवेल पे नहा रहे थे, तो उन्होंने मेरी ऐसे गर्दन पकड़ी और मतलब मुझे ना पानी में डुबो के रखा, बहुत देर तक पानी में डुबो के रखा। मतलब ऐसा कि आई वाज़ नॉट एबल टू ब्रीथ, मैं साँस भी नहीं मुझे आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं शायद नहीं बचूँगी। तो उससे मुझे पानी को लेके बहुत डर बैठ गया।
कि पानी मतलब नदी के पास, जबकि जो मेरा ननिहाल है, मेरी मम्मी है वो हरिद्वार ज़िले की रहने वाली हैं, माँ गंगा वहाँ से बहती है और हमेशा ही हर छुट्टियों में जाना होता था। लेकिन मैं हर छुट्टियों में गई, मेरी जो मम्मी का गाँव है उसकी मुश्किल से 1 डेढ़ किलोमीटर के पास से गंगा बह रही है। मेरे सारे नाना-मामा के बच्चे सब लोग जाते थे वहाँ पे, पर मैं कभी नहीं जाती थी क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता था। अगर जाती भी तो बहुत दूर से बस मैं देख के आ जाती थी कि अच्छा पानी ऐसे बह रहा है, मगरमच्छ चल रहे हैं, सब कुछ कुछ। पर मैंने कभी भी मतलब मैं पानी में जाने का मैंने वो नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत डर बैठ गया था मुझे पानी में। आपके जीवन में अलका जी पाठ पूजा का क्या महत्व है? अगर मैं अपने बचपन से स्टार्ट करूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक भगवान है, पूरी दुनिया चला रहा है। और क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रही, अभी तक भी वो पूरा व्रत वगैरह पूरी पूजा पाठ करती हैं, तो मैं डेली उठ के मतलब मंदिर जाना मम्मी के साथ में, शिवलिंग पे जल चढ़ाना। और जो हमारा सावन का जो मास होता है उसको मैं पूरे के पूरे सावन के महीने के व्रत रखती थी डेली। जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा पतली, बहुत ही ऐसे मरियल सी लड़की थी मतलब। पर डेली मतलब पूरा का पूरा 1 महीना फास्ट रखना, तो फास्टिंग, डेली पूजा करना, शाम को संध्या। अच्छा, संध्या तो मुझे ये वर्ड गुरुकुल से मिला है, क्योंकि मेरी 8वीं के बाद की स्कूलिंग गुरुकुल से हुई है। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की ब्रांच से हुई है। तो ये तो मैं वहाँ से ले रही हूँ संध्या, बट हाँ, मतलब गाँव की भाषा में उसको भी पूजा करना ही कहते थे। शाम के समय पे आप हाथ मुँह धो के बैठ जाओ, आप आराधना कर रहे हो परमात्मा की। अच्छा, मम्मी ने मेरी जैसे नॉर्मली ऐसा, मेरी मम्मी ने कभी कुछ माँगना नहीं सिखाया कि आपको भगवान से माँगना नहीं है, ठीक है? बस जो मिला है उसके लिए आपको ये बोलना है कि जो दिया है बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है ना? जो आपको लगेगा वो बस मेरी मदद करना कहना है, कभी ये नहीं कहना मेरा ये काम हो जाए, ये काम। तो वो सुबह से शाम तक का ये रहता था। और उस समय पे मदद क्या होती थी? आज एक अमरूद मिल जाए वहाँ से पका हुआ मुझे, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकती हूँ, बहुत ऊँचा है, पका हुआ आम नीचे गिरा हुआ मिल जाए, उस समय पे ये बहुत बड़ी मदद होती थी। शहतूत के पेड़ पे सब चढ़ते हैं लेकिन मैं फिसल जाती हूँ, काश आज ये भैया मुझे सारे सारे नहीं मतलब कुछ शहतूत मुझे भी दे दे। उस समय की इतने से ही सिर्फ मंसूबे होते थे और वो काफ़ी हद तक मतलब पूरे हुए। तो हाँ, मतलब पूजा पाठ का मतलब मुझे मूर्ति पूजा को मैं बहुत ज़्यादा मानती थी। एक टाइम तक मतलब 8वीं क्लास तक मूर्ति पूजा का विशेष महत्व था मेरी ज़िंदगी में, जो एक टाइम के बाद नहीं रहा। अलका जी, जैसा कि आप अभी बता रही हैं, तो आप गुरुकुल में पढ़ाई करी। आप गुरुकुल में गई क्यों? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि अच्छा, हम तो गाँव में पढ़ रहे थे। गाँव का माहौल पढ़ने के बाद में लड़कियाँ फिर 9th 10th जो हैं वो एक पास का एक स्कूल होता था, वो हमारे गाँव से 5 किलोमीटर दूर, वहाँ पे करती थी। और मेरे पापा चूँकि महाराष्ट्र में रह रहे थे और वहाँ से बीच-बीच में आते थे, उन्होंने वहाँ पे खादी आश्रम में काम किया, एज़ एन ऑफ़िसर पोस्ट पे भी काम किया। तो उनको पढ़ाई का महत्व, चीज़ें क्या हैं, कितना एडवांस कल्चर है, वो देख चुके थे, उनका एक्सपोज़र हो चुका था। तो उनको ये भी उन्होंने समझ में आया कि भाई मुंबई जैसे शहर में लड़कियां इतनी निडर और इतनी सक्सेसफुल हैं, और अगर आज के ज़माने पे आपको कोई काम करना है तो वो अपनी बेटी को सबसे पहले सक्सेसफुल बनाना है। बेटे तो ठीक है, पैतृक संपत्ति से ना भी कुछ बने तो भी इतनी संपत्ति है कि आराम से अपना गुजारा कर लेंगे। बेटी अगर कहीं कुछ नहीं बन पाई तो इसकी पढ़ाई पे, और उसका सबसे जो मूल चीज़ है वो है उसकी पढ़ाई। तो जब पापा आए वापसी तो उन्होंने मम्मी को बताया कि भाई ऐसे-ऐसे करके इसका एडमिशन गुरुकुल में करवा रहे हैं। तो मेरी जो आगे की पढ़ाई पूरी मतलब जो गुरुकुल से स्टार्ट हुई कहानी, वो बहुत चैलेंजिंग भी थी और बहुत अच्छी भी थी। मतलब उसने अच्छे और बुरे दोनों अनुभव मुझे दिए। इनिशियली बुरे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पढ़ लिख के आई थी, 6th क्लास से मैंने एबीसीडी पढ़ी थी, वहाँ पे माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुकुल में आपकी हर एक्टिविटी, हर चीज़ पे आपके ऊपर ध्यान दिया जाता था। अगर मैं 1 मिनट में मैं गुरुकुल की पूरी एक पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगी कि जब मेरा गुरुकुल में सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, तो मैं इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट में पास थी। इंग्लिश में मैं फ़ेल थी, कोरी फ़ेल बिल्कुल, चूँकि इंग्लिश पढ़नी 6th स्टैंडर्ड से सीखी थी। लेकिन जो हमारे गुरुकुल के जो संस्थापक थे, वो मेरे पापा के प्रोफ़ेसर थे। जिन्होंने गुरुकुल बनाया था, उन्होंने मतलब आजीवन ब्रह्मचर्य को अपना के अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें डेडिकेट की थी। उस वजह से मेरा गुरुकुल एडमिशन हो गया, मतलब मेरा अपने बलबूते पे नहीं हुआ था, मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। तो गुरुकुल की कहानी स्टार्ट हुई, पढ़ाई-लिखाई वाज़ ओके, बट मेरे साथ में प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ पे 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक गुरुकुल के प्रांगण में जो रहते हैं, उनको नॉर्मल पढ़ाई के अलावा गुरुकुल की भी शिक्षा-दीक्षा दी जाती है।
और एक है गुरुकुल से बाहर आने वाले, वो सिर्फ जो नॉर्मल पढ़ाई आपकी स्कूलिंग तक उनका काम सीमित है, स्कूल करके वो अपने घर वापस चले जाएंगे। तो हमारे जो गुरुकुल का पूरा पैटर्न था, हम सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे उठ के हमारा पूरा रनिंग, योगा, उसके बाद 5 बजे हम यज्ञशाला में होते थे और वहाँ पे हम डेली हवन करते थे। डेली हम अपना पूरा यूनिफॉर्म लगा के नहा धो के जाते थे यज्ञशाला में। फिर हमारा 5 से 5:45 तक हवन होता था। फिर हम आते थे वापसी, हमारा 6:45 तक हमारा जो है पूरा 1 घंटा पढ़ने का होता था। और हमारे जो हॉस्टल की वार्डन्स होती थी वो बाकायदा चेक करते थे कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं। आपसे कई बार पूछ भी लेते थे आपने क्या पढ़ा, सुना के जाओ। तो आप मेंटली बहुत ही प्रिपेयर रहते थे कि वास्तविकता में पढ़ना ही है। देन ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाना और वापसी, फिर आके फिर आपका मतलब गुरुकुल का वो सारा सिस्टम कि आपका गेम पीरियड है, आपको पढ़ाई करनी है इतने घंटे, आपको फिर शाम को हाथ मुंह धो के संध्या करनी है। और मतलब ये सुबह 4 बजे से मंत्र पाठ से स्टार्ट होता था और रात के 10 बजे मंत्र पाठ पे ही समाप्त होता था पूरा का पूरा दिन। तो वो एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और थी, अगर गुरुकुल में बेल बजी है कि खाना खाने के लिए मेस में जाना है, अगर आप 5 मिनट के अंदर मेस नहीं आओगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो ये जो एक डिसिप्लिन, एक पंक्चुअलिटी कि जो आपने सोचा कि उस पे आपको काम करना है, ये मतलब एक तरीके, इनिशियली तो एक डर सा था कि अगर नहीं किया तो पता नहीं क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा रहा। जब मैं गुरुकुल गई तो मैं बहुत डल बच्ची थी। डल नहीं कहूँगी, ओके ओके मीडियोकर टाइप ऑफ बच्ची थी। लेकिन जब मैं गुरुकुल से निकली 12th में, तो मैं पूरे गुरुकुल की टॉपर थी, पूरे डिस्ट्रिक्ट की टॉपर थी, पूरे हरियाणा की टॉपर थी। और चूँकि हमारा उस समय सीबीएसई एफिलेटेड नहीं था, पूरे भिवानी, हरियाणा का भिवानी बोर्ड है, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी की ब्रांच हरियाणा में थी जिससे मैंने पढ़ाई की है। और मैं तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, मेरे पेरेंट्स भी, सबके भाई, मतलब वो बच्ची जो ऐसे निकली थी और उसने इस लहजे तक वो अपने आप को, इस मुकाम तक अपने आप को लेके गई है। इसमें एक चीज़ ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया कि जब मैंने 10th की थी अपनी, तो मेरे 10th में 68% मार्क्स थे, ओनली 68। और मैथ्स और इंग्लिश थोड़ी ठीक ठीक सी होने लगी थी, मैथ्स थोड़ा सा हॉरेबल होने लगा था, मैथ्स में थोड़ा डर लगने लगा था। तो जब मेरा 11वीं में एडमिशन होना था, कॉमर्स में होना था एडमिशन, तो मेरी प्रिंसिपल मैम ने बोला कि तुम्हारी बेटी का एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है, इसका एडमिशन हम ले ही नहीं सकते। रीज़न बीइंग, इसका मैथ्स भी ठीक ठीक है, मैथ्स भी लाइक अप टू 70, इंग्लिश भी अप टू 60, हम इसको लेके अपना रिजल्ट ख़राब नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरे पापा को किसी के सामने झुकना पड़ रहा है, मतलब मेरे पापा किसी से भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी बेटी का एडमिशन ले लो, कि ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन ना, मतलब प्रिंसिपल ये बात कहे कि आपने जिसका एडमिशन कराया था ना, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी बेटी का एडमिशन कॉमर्स में कराया था। ये मैंने दिमाग में बात बिठा ली। और वहाँ पे जितने भी हम योगासन करते थे, उससे डेफिनेटली मेरी मेमोरी बहुत शार्प हुई है। और बहुत सारी जो गुरुकुल की अपनी एक्टिविटीज़ थी, कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, चाहे हम मैंने पहली बार मूर्ति पूजा से शास्त्रार्थ पढ़ने स्टार्ट किए थे। मतलब मेरा मिथ टूटा था, जो अभी तक मैं सोचती थी कि मंदिरों में ही भगवान है, आपको फास्टिंग करनी है, आपको भगवान के सामने दिया जलाना है, आरती करनी है, तो आपको, वो सारी की सारी चीज़ें ब्रेक हो गई, वो पैटर्न पूरा ब्रेक हो गया। हालांकि पहले 1 साल तो ये चीज़ें बहुत अटपटी लगी कि ये क्यों कहते हैं गुरुकुल, मतलब गुरुकुल आर्य समाज, कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विखंडन क्यों करता है। बट लेटर ऑन चीज़ें रियलाइज़ हुई, और बहुत सारे, जब पहली बार मैंने ज़िंदगी में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, हमें चारों के चारों वेद पढ़ाए जाते थे, मूलतः ऋग्वेद और यजुर्वेद, क्योंकि उसके मंत्रों का हम उच्चारण करते हुए हवन करते थे, क्योंकि हमारा स्वस्तिवाचनम शांति करना में ये 2 पाठ होते हैं हवन के दरमियान, उसमें उनके मंत्रों का एक मतलब काफ़ी मंत्रों को संकलित किया गया था, तो वो हम करते थे। तो तब मुझे चीज़ें समझ में आने शुरू हुई। जो हमारे गुरुकुल के संस्थापक थे श्री ओम प्रकाश गांधी जी, वो हमें हर मंत्रों के अनुवाद बताया करते थे, यजुर्वेद के, ऋग्वेद के मंत्रों के, ये मंत्र क्यों हैं। क्योंकि एक और चीज़ मैंने बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पे सीखी कि अगर आप मूर्ति पूजा, बहुत विशेष बात नहीं है, मूर्ति पूजा का विखंडन इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि परमात्मा किसी एक मूर्ति में नहीं है, वो कण कण में विद्यमान है, वो हर मनुष्य के अंदर भी है, वो प्रकृति के अंदर भी, वो पशुओं के अंदर, वो हर किसी में विद्यमान है। एक चीज ये, एक वो मूर्ति पूजा वाला मिथ टूट गया। दूसरी चीज, जब आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो,
हालाँकि समझ उस दौरान इतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं थी कि आप उतना समझ पाओ जितना कि अब समझ सकते हैं। तो ये चीज़ भी पता लगी कि हाँ, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान जी, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में सब उनका ही पूरा का पूरा ज़िक्र है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो, आप मतलब दिया जला के मेरी आरती उतारो। किसी श्री राम भगवान जी ने ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो। तो मुझे पहली बार जब हमारे शास्त्रार्थ चल रहा था तो एक वहाँ पे घटना हुई, तो हमारे गुरुजी ने ऐसा बोला कि भगवान मतलब भग मैंने जैसे वाण मैंने गुण, जिसमें परमात्मा जैसे गुण है उसको हम भगवान बोलते हैं, और भगवान हम सब बन सकते हैं। अगर श्री राम भगवान अपने आचरण के माध्यम से पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम बन गए, तो आप भी गार्गी, दुर्गा, मैत्री, अम्बा कुछ भी बन सकते हैं। वो आपका आचरण, आपके संस्कार हैं, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है उसको आप कैसे लेके जाओगे। दूसरी चीज जो मैंने, एक ये वाला मिथ मूर्ति पूजा, दूसरी चीज जो मुझे उस समय पे सबसे बड़ी लगी, उन्होंने ये कहा कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक आपकी इंटेंशन, दूसरी आपकी अटेंशन। आपकी इच्छा शक्ति क्या है और आप कितना ध्यान केंद्रित करके उस पर काम कर रहे हैं। आपको जीवन में ट्यूशन की जरूरत नहीं है, और वास्तविकता में मैंने लाइफ में कभी कोई ट्यूशन नहीं ली है, एक्सेप्ट यूपीएससी की जब मैंने प्रिपरेशन की थी, उसमें सिर्फ मैंने प्रिलिमिनरी फेज की सिर्फ ट्यूशन काइंड ऑफ कोचिंग ली थी, अदरवाइज मैंने लाइफ में कभी कोई ट्यूशन नहीं ली। ये एक बहुत बड़ी सीख रही गुरुकुल के दौरान। अलका जी, जैसा कि आपने बताया कि आप गुरुकुल में आने के बाद सक्सेसफुल पर्सन बन गई जित उस समय तक का, और आपने बहुत कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अलग अलग तरीके का ये समझना कि भगवान सब में है, कन कन में व्यापक है। एक स्टूडेंट्स की एज में इस चीज़ को समझना आसान नहीं है, बट थैंक्स टू गुरुकुल आल्सो कि उन लोगों के माध्यम से आपको ये सब ज्ञान मिल गया। तो उसके बाद आपका आगे का जीवन, आपके और नए पड़ाव में आपने क्या किया? गुरुकुल में टॉप किया था मैंने, डिस्ट्रिक्ट स्टेट में भी रैंक थी। उसके बाद में फिर ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने, चूँकि मैं गुरुकुल की पढ़ी हुई, कंठी गले का कुर्ता सलवार पहनने वाली बहुत ही एक साध्वी टाइप की बच्ची, उसका एडमिशन हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ग्रेजुएशन में। और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ऐसे नहीं कि आप किसी कॉलेज में, वहाँ की भी जो टॉप कॉलेज था, वुमेन कॉलेज था, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। और वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही एडवांस, बहुत ग्लैमरस, और कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत ज़बरदस्त, और मैं बिल्कुल सूट सलवार वाली लड़की वहाँ पे गई थी। अच्छा, उससे पहले अच्छा, मैं जीवन ज़िंदगी की हर पड़ाव पे आपको ना कुछ एक अलग चीज़ सीख मिलती है। मुझ में थोड़ा एटीट्यूड आया, ओह आई एम द टॉपर, नॉट ओनली द डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट में भी रैंक है। जब मैं चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, चूँकि 97 कट ऑफ थी, तो मेरे कोर्स में, जो मैंने बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई किया था, मेरे कोर्स में मेरा एडमिशन हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे इंस्पाइट की भी टॉपर थी, मेरे मार्क्स सिर्फ 96.8% थे। तो 2.2% से मेरा बीकॉम एडमिशन ही नहीं हुआ। और फिर मैंने देखा, बेटा तुम अकेले टॉपर नहीं हो, पूरी दुनिया के टॉपर यहीं आए हुए हैं। तो वो जो ईगो था ना, थोड़ा सा राइज होता, तुरंत नॉर्मल आ गया कि अच्छा ओके फाइन। एंड उस टाइम पे मैंने बीए एडमिशन लिया, थोड़े चैलेंजेस रहे, और उसके फिर 1-1.5 महीने के बाद में कुछ सीट्स खाली, चूँकि मैं वेटिंग लिस्ट में था, सो आई गोट इनटू द बीकॉम, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स। तो ग्रेजुएशन में मेरे को सबसे पहला फिजिकल चैलेंज आया मेरी बॉडी में, दैट वाज द स्टोन। मुझे इट वाज नॉट इन किडनी, नॉट इन गॉल ब्लैडर, कहीं इन बिटवीन स्टोन था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था उसका, मेडिसिन्स वगैरह चल रही थी। सो ये मेरी लाइफ का एक पहला फेज़ ऐसा है, दैट वाज इन 2009, कि मैं हद से ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा था, चूँकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आई थी जिसने बहुत ज़्यादा किताबी कीड़े की तरह पढ़ना सीख रखा था, तो मैं कभी क्लास बंक नहीं करती थी। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि हमारे कुछ टीचर्स लीव पे थे, और 1-2 फ्रेंड्स ने ऐसा बोला कि चलो ऐसा करते हैं, देख के आते हैं कॉलेज में और क्या चल रहा है करके। सो हम ऑडिटोरियम के बाहर से निकल रहे थे, और वहाँ पे एक सेशन चल रहा था कि ध्यान कैसे किया जाए करके ना, तो एक वीडियो थी स्पिरिचुअल रियलिटी जर्नी विद इन करके, और जो सेशन वहाँ पे लेने के लिए आए हुए थे वो पीवी रामाराजू सर थे।
एंड पीवी रामाराजू सर मेरे पहले गुरु हैं। और वहाँ पे सर ने पूरा, जैसे वो वीडियो ख़त्म हुआ, सर ने बताया कि आप ज़िंदगी में आपको कोई भी फिज़िकल चैलेंज हो, कोई भी मेंटल चैलेंज हो, आप 40 दिन में उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो मुझे लगा ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो कार्ड लिया उनका सब कुछ, और सेक्टर 44 सूद भवन में सर जो है क्लासेस लेते थे, मेडिटेशन सिखाते थे। और फिर वहाँ पे मैं गई और वहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट हुई। जो वो स्टोन था, मैं जब सर से मिली, ये बात थी अक्टूबर की 2009, और जब मेरा स्टोन क्लियर हुआ पूरा, ये बात है फरवरी लास्ट वीक 2010। तो ये पहला मिराकल था मेडिटेशन की वजह से, पहला ध्यान का चमत्कार जो मेरी ज़िंदगी में हुआ, कि पहले महीने में मेडिकेशन बिल्कुल बंद हो गई, और उसके 3-4 महीने के अंदर अंदर जो आपका स्टोन था वो बिल्कुल आपकी थॉट पावर्स की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये एक पहला बहुत बड़ा अनुभव रहा उस टाइम पे। दूसरी चीज़ ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हुई थी, वो भी एक ध्यान का बहुत बड़ा। अच्छा, उस टाइम पे हम सबसे पहली बार साउथ इंडिया गए थे, पहली बार नॉर्थ इंडिया से 11 लोग, ध्यान महाकुंभ, श्रीशैलम हैदराबाद, हम 11 जने गए। और उस टाइम पे पहली बार जो हमारे गुरु हैं उनसे हमारा मिलना हुआ, उनसे उनका मार्गदर्शन हमें मिला, पितामह बद्री जी का। दूसरा जो मेरा अनुभव ग्रेजुएशन में रहा वो ये कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम्स, और मैं पूरा दिन जो है, एक हमारी गेट कीपर आंटी थी जो काउंटिंग करती थी हॉस्टल के कितने बच्चे आ रहे जा रहे हैं, तो उनको कैंसर था, और मैं पूरा टाइम उनको कैंसर से कैसे निजात करना है ना, उनको मेडिटेशन सिखाने में लगी हुई। मैंने वार्डन मैम से परमिशन ली, सीडी अरेंजमेंट की, डीवीडी मेरे पास थी, ओनली डीवीडी प्लेयर नहीं था, सब कुछ अरेंज करके हमारा एक कॉमन टीवी रूम था, वहाँ पे लगा के उनको दिखाई। एंड जब तक वो टीवी में वो सब देख रही थी स्पेशल, तब तक मैंने एज ए गेट कीपर भी वहाँ पे खड़े होकर काम किया उनका उनका काम तब तक मैंने किया वहाँ पे। और फिर उनको बताया, आंटी आप प्लीज़ ही करना, इससे बहुत ठीक होता है, मेरे को स्टोन ठीक हुआ है। हालांकि मैं बहुत छोटी थी, वो मेरी बात पे आई डोंट नो कितना विश्वास कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया कि उनको अच्छा लगा, वो बहुत आसान प्रक्रिया है, कैसे आनापाना सती ध्यान करना है, मैं पक्का करूँगी। जब मैं शाम को अपने रूम में आई तो मेरी रूममेट बोलती, हाँ मैडम किधर पेपर है? मैंने बोला हाँ परसों है, अभी है, एक छुट्टी है। कह रही एक छुट्टी नहीं, कल ही पेपर है। मैंने डेट शीट देखी, कल कल पेपर है, और ये मैं शाम को आ रही हूँ और मेरा सुबह पेपर है। एंड माई एग्जाम वॉज एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर था, कॉमर्स। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? मैं 1 घंटा ना सो जाती हूँ या मेडिटेशन कर लेती हूँ। कह रही अच्छा, एक तो मतलब कुछ नहीं पढ़ा, ऊपर से 1 घंटा मेडिटेशन भी करना है, दिमाग ठीक है, पढ़ाई कर ले, कल पेपर है तुम्हारा। तो मैंने कहा अच्छा ओके फाइन। तो मैं मेडिटेशन में बैठी, और मुझे मेडिटेशन में ना ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है कि तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा डर है, ये मेरा डर मुझे चीख चीख के बता रहा है कि जो तुमने पूरा दिन बर्बाद किया है अपना क्योंकि उस समय इतना महत्व नहीं पता था, किसी सेवा भाव का महत्व नहीं पता था उस समय, कि ये तुमने जो अपना पूरा दिन बर्बाद किया, अब कल तुम्हें पता है कि तुम्हारी हालत कितनी खराब होने वाली है। और उस टाइम तक मैंने अपने कॉलेज को, मतलब सेकेंड ईयर में, बीकॉम सेकेंड ईयर मैंने टॉप किया था, फर्स्ट ईयर में आई वाज लाइक नॉर्मल 70% वाली स्टूडेंट। तो मुझे लगा चलो ठीक है, जो भी मुझे भाव आ रहे हैं कि तुम्हें यही पढ़ना है, चलो फटाफट से पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैंने फटाफट वो निपटाया, एंड उसके बाद में जो मुझे अलग से लगा, मैं पूरी रात पढ़ी। और मैंने 1-2 जो मेरे साथ में स्टडी रूम में बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, मैंने उनको बोला कि पता है ये सब आने वाला है कल। मतलब मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा, मेरी आवाज़ में एक अलग वो थी कि कल पेपर में यही आने वाला है, जैसे मानो मैं नहीं कोई और बोल रहा हो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बहुत सीरियसली उन्होंने नहीं लिया। फिर जब मैं नेक्स्ट डे गई तो पूरे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन सारे वही थे। इट्स लाइक ये क्या हो गया एंड आई थिंक उस पेपर में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। देन कहानी आई मेरी मास्टर्स पे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे, एमकॉम में, अगेन सेम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। उस टाइम पे जो एक बड़ा चैलेंज मेरे सामने आया कि 30 सीट्स थी मास्टर्स की, एमकॉम की, मेरा 3rd रैंक था। लेकिन हमें जो हॉस्टल मिलता था वो कुछ सीट्स अरेंज होती थी कि गर्ल्स को इन वाले हॉस्टल में एडजस्ट कर दो, बॉयज़ तो कहीं पे भी हो जाते हैं। तो हम किसी एक एनटीटी के हॉस्टल में रहते थे, एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग, और वहाँ पे जो टीचर्स होती थी वो रहती थी, उनके साथ में हम रह रहे थे। थोड़ा माहौल एक अलग था, बहुत पढ़ाई वाला माहौल नहीं था, बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे मास्टर्स करने के बाद में दिल्ली जाना है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए।
बट मेरे फादर ने बोला था कि नहीं, दिल्ली उतना रहने लायक सिटी नहीं है, आप चंडीगढ़ ही रहो। पर 2013-14 के टाइम पे चंडीगढ़ में इतने ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, तो मैंने ठान ली थी कि आना तो दिल्ली है, लेकिन कंडीशन घर वालों ने रखी कि ठीक है, अगर तुम्हारा नेट जेआरएफ क्वालिफाई होता है, कम से कम एक नौकरी तो तुम्हारी हो जाए। तुम अफसर बनने के ख्वाब देख रहे हो, कम से कम प्रोफेसर तो बनो, बाय डिवाइन ग्रेस अभी बन गई हो। तो नेट जेआरएफ तुम्हारा होना चाहिए। अब उस समय पे मैं इतनी परेशान थी, मेरे एकेडमिक पेपर्स भी चल रहे थे, एमकॉम की, मास्टर्स की, नेट का भी टाइम। मेरे मास्टर्स के पेपर में सिर्फ 20 दिसंबर को मेरे एमकॉम के पेपर ख़त्म थे फर्स्ट ईयर, और 24 दिसंबर को मेरा नेट का एग्ज़ाम था। तो उस टाइम में मैं जब भी परेशान होती थी ना, तो हमारे हॉस्टल के आंगन में बहुत सारे पेड़ थे, उनमें से एक अमरूद का पेड़ भी था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब अगर मैं अमरूद के पेड़ को, अब अगर मैं कुछ बात भी मैं उससे बात करती थी कि पता है मैंने ऐसा पढ़ा है, ठीक हो जाएगा ना, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा ना। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर हवा भी नहीं चल रही है ना, तब भी अमरूद के पत्ते हिलते थे और मुझे ऐसा आभास होता था मानो ही मुझे कह रहे हैं कि हाँ हाँ पक्का तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। और एक दिन मैं इमोशनली, मेरा इतना ब्रेक डाउन हो गया, मैंने जाके ना पेड़ को बिल्कुल हग कर लिया, और मतलब इतना सुकून मुझे मिला, ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी माँ को हग किया हुआ है और मैं पूरी जैसे हील हो गई हूँ। और फिर ये सिलसिला चला, फिर ये अगले साल तक सिलसिला चला। जब भी मुझे कुछ लगता था तो मैं जाके क्या कहते हैं पेड़ को हग कर लेती थी। हॉस्टल के काफ़ी बच्चे मुझ पे हँसते थे, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी इस बात की कि कौन हँस रहा है, क्योंकि मुझे उस चीज़ से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। अब इस एज में हमें आके समझ में आया कि ये ट्री हगिंग एक इतनी बड़ी थेरेपी है। जापान, इतने इतने बुद्धिस्ट लोग इतना इसको एम्फसाइज करते हैं। उस टाइम तो पता भी नहीं थी, उस टाइम तो जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ ने आपको बोला कि आप ऐसा करो, तो मैंने वो किया। और फिर कहानी आई दिल्ली, यूपीए मास्टर्स के बाद में मैं फिर दिल्ली आई यूपीएससी की तैयारी के लिए। यूपीएससी में मैंने अपना बहुत टाइम लगाया, मतलब 2013 एंडिंग से लेके ऑलमोस्ट 2016 सितंबर तक। मेरे साथ के जो मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स थे, जो मेरे साथ मास्टर्स कर रहे थे, वो सब कामयाब हो चुके थे। मतलब कोई डीयू में पढ़ा रहा था, कोई कहीं और कॉन्ट्रैक्चुअल, कोई और किसी कॉर्पोरेट्स में नौकरी कर रहा था। मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि मैं ही कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है? और हर साल मेरे घर वाले कम से कम मेरे ऊपर 3 से 4 लाख रुपए लगा रहे हैं, मेरी कोचिंग में, मेरे रहने, खाने-पीने में। ये कब तक चलेगा? मतलब अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या? व्हाट नेक्स्ट? 2016 में ऐसा हुआ, मैं 2014 से यूपीएससी एग्ज़ाम्स लिख रही थी। कभी प्रीलिम्स हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ, कभी कुछ हुआ, ये सब चीज़ें चल रही थी ज़िंदगी में। 2016 में मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ क्वालीफाई, क्योंकि मैं एक पेपर में लिख ही नहीं पाई थी। एक दिन में 2 पेपर होते हैं और सेकंड पेपर में लिख ही नहीं पाई थी मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि ये कब तक चलेगा तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है? सो वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड कि तुम डीयू में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नेट जेआरएफ भी है, ठीक है? तुम्हारी मास्टर्स भी है, बहुत अच्छे मार्क्स है, गोल्ड मेडलिस्ट हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, यू कैन अप्लाई इन डीयू। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। अब मैं बहुत एक विरोधाभास वाली ज़िंदगी जी रही थी। मैं पढ़ा रही हूँ कुछ और, पढ़ रही हूँ कुछ और। उसको पढ़ाने के लिए मुझे कुछ और पढ़ना हो रहा है। अब मुझे वहाँ पे भी अपना 100% देना है, ठीक है? क्योंकि आपने एक मास्टरी सीख ली है। आपको ये डिसिप्लिन गुरुकुल से था कि आपको हर चीज़ पे मास्टरी करनी है। वो प्रूफ करने वाली जो चीज़ें होती है ना, वो आपको करनी है। तो ये सिलसिला चल रहा था। 2018 में ध्यान कुंभ था हमारा ऋषिकेश, और मैं गई वहाँ पे। तो चूँकि इतने, और हमारा काफ़ी ध्यानियों का सर्कल बन चुका था दिल्ली में। मैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं, जो ध्यानी ही हैं और तैयारी भी कर रहे थे यूपीएससी की। एक्चुअली मुझे मेडिटेशन के माध्यम से ही मिले थे, यूपीएससी कोचिंग में नहीं मिले थे। और सब लोगों का, किसी का मतलब किसी का कुछ इशू है, किसी कुछ है, कुछ का क्वालिफाई हो गया था। जयवर्धन रेड्डी का क्वालिफाई हो चुका था, इनकम टैक्स ऑफिसर था वो। तो ये था कि मेरा ही क्यों नहीं हो रहा, इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी मैं 14 आवर्स पढ़ रही हूँ, 15 आवर्स पढ़ रही हूँ, फिर मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है। तो 2018 में हम ऋषिकेश गए, पहला आई थिंक वो ध्यान महाकुंभ हुआ था हमारा। और मैंने पत्री जी से पूछा कि बहुत सारी बातें हुई, बट उनमें से जो सबसे मेन इंसिडेंट जो कि स्टोरी से रिलेटेड है, तो मैंने बोला कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मैं कब बनूँ आईएएस। उन्होंने बोला तुम आईएएस बन चुके हो। तो मैंने कहा हाँ, दिल को तसल्ली देने के लिए ठीक है पत्री जी, बट क्या मुझे करना चाहिए आईएएस की तैयारी? कह रहे तुम आईएएस हो, मतलब सर ने फिर भी ऐसे ही बोला, और तुम उसी पे काम करो। मैंने बोला सर कैसे? कह रहे आप इंडियन आनापानासती सर्विसेज कर रहे हैं ना, तो आप आईएएस हैं। तो मुझे, हाँ, उसने मुझे काफी एक स्माइल दी।
तो मुझे लगा हाँ, बात में दम तो है, मीनिंगफुल तो है बात, चूँकि मैं काफ़ी लोगों को मेडिटेशन सिखा रही थी साइमल्टेनियसली। पर तो मैंने बोला तो फिर तैयारी करूँ आगे। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, जो लगे वो करो, क्योंकि सर ने कभी किसी को रोका नहीं कि तुम ये मत करो वो मत करो। एंड देन फिर भी कहानी जो है वो चली। फाइनली लास्ट जो मेरा अटेम्प्ट यूपीएससी का है 2021, और वो साल बहुत चैलेंजिंग रहा, अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहा। सो मेरी लाइफ में एक और फिजिकल चैलेंज आया, दैट वाज इन 2020। 2018 में मतलब मैं उसको चैलेंज नहीं कहूँगी, मुझे फ्रैक्चर हो गया था, विच इज़ नॉर्मल थिंग, आपको हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। पर फ्रैक्चर मुझे 2018 में हुआ, और उसके बाद में जो है मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया, बहुत सारे चैलेंजेस बॉडी में आए, इश्यूज आया, मैं ये वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, बहुत बीमारियाँ आई। पर जो सबसे बड़ी चीज़ हुई 2020 में, वो मुझे सिस्ट हो गया यूट्रस में। और उसकी वजह से मतलब एक महिला का तो पूरा शरीर का पूरा आवरण सब कुछ ही बदल जाता है उसकी वजह से। मेरे पूरे हार्मोन्स डिस्टर्ब, बहुत सारी चीज़ें, और एक्सेस में वेट पुट ऑन कर लिया, बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो अब 2020 चूँकि घर पे थे आप, उस टाइम पे मैंने पहली बार मतलब एक दिन में 3 घंटे मेडिटेशन करना है, मतलब 3 घंटे मेडिटेशन करना है, और मैंने विदाउट एनी मेडिकेशन मैंने उस चीज़ को हील किया, मतलब 1 महीने के अंदर ही, ठीक है। और चूँकि मेरी जो एक आपका मासिक धर्म जिसको हम बोलते हैं, एक महिला को जो हर मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, उस पे मेरे बहुत ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट था, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रखे थे। वो 2 महीने के अंदर चीज़ें ठीक होने शुरू हुई, और इसको मैं कभी बताऊँगी कि कैसे-कैसे हुआ। उसके बाद में जो अ, अब शायद कहीं न कहीं आपको प्रकृति प्रिपेयर कर रही थी बहुत सारी चीज़ों के लिए। 2021 में दैट वाज़ द टाइम पीरियड कि मैं अब फाइनली रेडी हूँ, यूपीएससी इस बार होगा, कुछ भी हो जाए इस बार हो ही जाएगा करके। क्योंकि हम सारे फ्रेंड्स जो कामयाब थे, जिनका हो गया था क्वालीफाई, क्योंकि उनकी रैंक आईएएस नहीं थी, बहुत कम छोटी रैंक थी। हम सब लोग पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे, और उस साल था कि अब लिखना है करके। और उस समय इसी दरमियान हमारा मेडिटेशन भी बहुत हाई लेवल का था, बहुत अच्छे से मेडिटेशन के अनुभव भी हमारे बहुत अच्छे थे 2021। लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और, ईश्वर को कुछ और मंजूर था। सो तो 2021 में जो सबसे बड़ा हादसा मतलब मेरी ज़िंदगी में हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं घर पे भी नहीं गई थी छुट्टियों में, क्योंकि मुझे था इस बार तो यूपीएससी आपको करना ही है करके। और वो था कि 2021 जुलाई मैंने मौत का अनुभव किया, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके बिना मैं 1 मिनट भी ज़िंदा रहने का सोच ही नहीं सकती थी। वो था मेरा छोटा भाई। वही भाई जिसने मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ों में जो मेरे साथ चला है एक तरीके से, जिसको मैंने चलना सिखाया, जो मेरा सहारा बना, हमेशा हमने साथ-साथ काम किए। और वो एक मतलब उसके जाने के बाद जो ज़िंदगी में ट्रॉमा आया, मैं वो लड़की जिसने 8वीं क्लास में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, जो ये कहती है कि आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं है, और जो अलग-अलग जगह पे जाके मेडिटेशन सिखा रही है, डिस्कोर्स कर रही है, चीज़ें कर रही है, उसका जब अपना भाई जाता है, तो कितना ज़्यादा पेन होता है, कितना ज़्यादा ग्रीफ होता है। मुझे ये समझ में आया है कि नॉलेज और विज़डम में बहुत फ़र्क है। मेरे पास नॉलेज थी, कुछ चीज़ों की विज़डम थी, पर इम्प्लीमेंटेशन में वो चीज़ नहीं थी। अनुभव नहीं थे आपको किसी भी चीज हाँ, अनुभव नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव या ज्ञान को अपने जीवन में में लेकर उतारना आना, कैसा उतारना है, कैसे। हाँ, जी। क्योंकि वो चीज़ आपने अनुभव नहीं की है। और पहली बार जब ऐसा हुआ, तो ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई। बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ग्रीफ, डिप्रेशन में थी मैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत सारे मास्टर्स थे जो मुझे समझाने के लिए आगे आ रहे थे। कहीं न कहीं मैं रेडी नहीं थी उस चीज़ को उस समय पे सीखने के लिए। और इतने चैलेंजेस आए कि मैं आईसीयू तक पहुँच गई। मेरी जर्नी थी आईसीयू तक मैं गई, मेरे को स्टमक अल्सर्स हो गए, बहुत सारे इश्यूज़ हुए, बहुत सारे स्टेरॉइड बॉडी में गए, बहुत सारी कहानी हुई। और फिर उससे जो सीखा वो एक अलग चीज़ थी। वो अनुभव ही बिल्कुल अलग था, उसको बयाँ ही नहीं किया जा सकता। अलका जी, इसमें हल्का सा हमें बताइए कि
डेप्थ की जो चीज़ आपने सीखी? मुझे मतलब ये मैंने सीखी भी और मैं इसको ये कहूँगी सिखाई गई। मतलब जब मेरा भाई गया, वो जिस दिन उसने शरीर छोड़ा, उसके अगले कुछ महीने, साल तक वो हर दिन मेरे सपने में था और सपनों के माध्यम से उसने जो-जो चीज़ें मुझे सिखाई, जो चीज़ें मुझे बताई, जो चीज़ उसने मुझे दिखाई एक तरीके से आत्मा की दुनिया की, उसको देख के ये लगा कि कोई कहीं नहीं जाता, सब यहीं पे हैं। वो वही है मेरे पास। वो अभी भी, मैं अगर अभी भी अपना 10 दिन पहले का भी अनुभव बताऊँ, तो उसने अभी भी 10 दिन पहले कुछ सपनों के माध्यम से कुछ दिखाया और वो हूबहू चीज़ बिल्कुल वैसी थी। तो कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब यही हैं और हर आत्मा की अपनी यात्रा है। वो अपना अनुभव जो लिखवा के लाई है, जैसे लाई है, वो वही लेगी। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, आप किसी को बंधन में बांध नहीं सकते। आपकी जर्नी अलग है, आपने अनुभव लिखा था, आपको लेना था, आपने लिया, आप इससे आगे बढ़िए। ठीक है? ये एक बहुत बड़ी सीख रही इस चीज़ से मेरी, ठीक है? और वो सिखाई भी गई, समय ने भी सिखाई, उसने खुद सिखाई और वो चीज़ें आईं एक समय के बाद, अब ज़्यादा अच्छी आ गई हैं। और जीवन का ये जो एक मूल उद्देश्य था, क्योंकि बीच-बीच में जब आपके पास सक्सेस आती है, आपके पास चीज़ें आती हैं, आप थोड़ा भटकते हो, ठीक है? तो वो भी उसने चीज़ सिखाई कि जो भी इसको मैं अभी की अपनी एकदम वर्तमान की जर्नी के बारे में बताऊँगी मैं। 2016 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को जॉइन किया एज़ ए कॉन्ट्रैक्चुअल एड हॉक वर्कर। यानी कि आपको 4 महीने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी नौकरी दे रही है, आपकी नौकरी परमानेंट नहीं है, आपको 4 महीने के बाद कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है ना? जो कि नहीं हटाया गया मुझे, मतलब 2016 से लेके 2023 तक मैंने कंटिन्यूअसली काम किया एज़ एन एड हॉक इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक ही कॉलेज में, साउथ कैंपस। पर उस समय भी एक चैलेंज था कि भई ये कभी भी मतलब तुम्हारी लाइफ से जा सकता है चीज़ें, ठीक है? फिर 2022 में परमानेंट नौकरी मिलने का फॉर्म भरना, पूरा जो फ़ॉर्मेलिटी जो चलती है वो सब शुरू हुए, इंटरव्यू शुरू हुए और फिर 2023 में जाके, ठीक है? 2023 मई में मैं जाके 1 साल हो गया है, मैं परमानेंट हुई। पर उसके बाद में परमानेंट होने के बाद भी ज़िंदगी बिल्कुल एक अलग से ट्रैक पे थोड़े से टाइम के लिए रही, चूँकि आपको ये लगता है कि ओके, अब आप सिक्योर हो, सेटल्ड हो। बट अभी भी जब फिर एक अलग चैलेंजेस आपकी लाइफ के, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अलग चैलेंजेस शुरू हुए, क्योंकि आपसे प्रोफेशनली आपसे एक अलग किरदार की डिमांड हो रही है। आपका किरदार बहुत अलग है, बहुत शांत, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत चीज़ों को बहुत दिल से बात कहना, दिल से यकीन कर लेना और सामने वाला आपको इमोशनली फूल समझ रहा है कि भाई ये तो इमोशनली बड़ी बहुत फूल है, जो कहो विश्वास कर लेगी और उसको कैसे भी आप ट्यून इन कर दो ये मान लेगी। कहीं न कहीं हमने वो सादगी सीखी है, इतना सब कुछ सीखने के बाद में। तो वो किरदार अलग डिमांड कर रहा है, आप अलग हो, इसमें इतने सारे क्लैशेस, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, मानसिक आपको तनाव। मुझे माइग्रेन हुआ, मतलब मुझे हँसी भी आ रही थी कि मुझे माइग्रेन हुआ और इसी कॉलेज के दरमियान अभी 1 साल के अंदर मुझे माइग्रेन हुआ और मैं फरवरी 2024 में आरएमएल हॉस्पिटल गई। बहुत फेमस डॉक्टर से मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट थी। तो डॉक्टर मुझे ये कह रहे थे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मेडिकेशन और मेडिटेशन। 80% तो आराम करेगी मेडिटेशन और 20% आराम करेगी मेडिकेशन, चॉइस इज योर्स। मुझे खुद पे हंसी आ रही थी कि मैं दूसरों को मेडिटेशन सिखा रही हूँ, आज एक डॉक्टर मुझे ये बात बोल रहे हैं। मैंने बोला मेडिटेशन और मैं कुछ भी दवाई नहीं लेके आई। उन्होंने और उसके बाद उन्होंने बोला फॉलो अप, मैंने कुछ एक बार जाके कोई फॉलो अप भी नहीं किया। और फिर एक इतना बढ़िया वो हुआ कि मुझे ही कायनात ने माध्यम बनाया एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ कराने का। 11 दिन की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करवाई पीएमसी हिंदी के माध्यम से, आनापानसति ध्यान। 1200 महिलाओं को ध्यान सिखाया। 11 दिन के अंदर पूरा माइग्रेन हील। अलका जी, जैसा कि आप बता रहे थे बीच में कि आपकी एक आईएएस की तैयारी के लिए लास्ट अटेम्प्ट जो आपने करनी थी, बट वो मौत का अनुभव के कारण आपने जो मौत का अनुभव लिया अपने ब्रदर का, उसके बाद आईएएस का आपकी वो फाइनल अटेम्प्ट में क्या हुआ और कैसे आपने अपने ट्रैक को चेंज किया? मैंने प्रीलिम्स तो दिया था, बट मेंस क्योंकि 3 पड़ाव होते हैं आईएएस के, प्रीलिम्स एग्जाम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स मैंने लिखा था बट मैं मेंस नहीं लिख पाई थी, क्योंकि मैं इमोशनली, फिजिकली, मेंटली मैं स्टेबल नहीं थी बिल्कुल भी। और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम लिखा ही नहीं मैंने, समहाउ। मतलब हालाँकि मुझे बहुत अंदर से आया कि मेरा भाई भी चाहता था कि मैं एक आईएएस बनूँ, बट कहीं न कहीं मतलब मेरे स्वास्थ्य ने, मेरी मानसिक स्थिति ने और जितनी मैं बहुत अकेलापन मैंने महसूस किया। अभी भी मैं बहुत बार अकेलापन महसूस करती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मुझे लगता है कि उसकी कमी है। उस वज़ह से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने वो एग्ज़ाम उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं किया।
पर उसी साल फिर मेरा उसी साल के एंड में 21 के एंड में मेरा पीएचडी एडमिशन हुआ। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, अभी मैंने जो मेरे सुपरवाइज़र सर हैं मैंने उनको भी ये बात बोली कि मैं अभी आईएएस नहीं लिखूँगी, क्योंकि सर को ये हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पीएचडी एडमिशन लेके लटक जाए और उधर आईएएस में बन के निकल जाए। तो मैंने बोला सर अब मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगी और मैं जो है अपना पीएचडी कंप्लीट करूँगी, अभी इसी प्रोफेशन में ही आगे अपने काम को बढ़ाऊँगी, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में। तो बस ये अभी जर्नी वैसी चल रही है। अलका जी, जैसा कि एक बार आपको पति जी ने बोला था कि आप आईएएस तो ऑलरेडी हैं, तो क्या इस अनुभव के बाद आपने कभी उनके शब्दों को रियलाइज किया? बहुत बार, चूँकि जब भी मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ, मैं डेली बेसिस पे मेडिटेशन सिखाती हूँ। आज भी मैं अपने स्टूडेंट्स को मेडिटेशन सिखाती हूँ, ठीक है ना? डेली क्लासेस में मेडिटेशन होता है, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना मेडिटेशन हो। तो वो रहता है। मैं हमेशा ये चीज़ महसूस करती हूँ। इनफैक्ट उस समय तो मुझे ऐसा लगा था कि हम ऐसा करके एक पोस्ट भी हमें लॉन्च करना चाहिए पीएसएसएम के अंदर कि मतलब ठीक है, इंडियन आनापानसती सर्विसेज के, ओके इफ यू आर डूइंग दैट तो दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। अभी हम इतने सर्टिफिकेट देते हैं। मैंने हमेशा इस चीज़ को रियलाइज़ किया, मैं आज भी करती हूँ। मुझे इनिशियली बहुत अफ़सोस होता था कि मैंने बहुत लंबा टाइम अपनी ज़िंदगी का सिविल सर्विस प्रिपरेशन में निकाला और वो नहीं हुआ। बट मेरी लाइफ में हर चीज़ मतलब बहुत ही एक सिलसिलेवार हुई है, कब मुझे क्या करना है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि वर्तमान में मैं जहाँ पे पढ़ा रही हूँ, वो भी मेरी डेस्टिनी ने बहुत सोच समझ के मेरे लिए चूज़ किया है। मैंने शायद ये सोचा था कि जब मैं आईएएस बनूँगी तो मुझे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है, तो मुझे महिला कॉलेज में ही परमानेंट कराया गया है कि चलो ठीक है, आपके पास अथाह संभावनाएँ हैं, आप कीजिए। सो ये चल रहा है एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान पूरे यूनिवर्स का। अलका जी, इतनी अच्छी आपकी आत्मा की यात्रा चल रही थी, एक स्टूडेंट, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जीवन के अंदर कोई भी पड़ाव आया, बट हर पड़ाव को कैसे आपने क्रॉस किया, कैसे चाहे फेल्योर्स भी आ रहे थे तो भी आप आगे बढ़े, ठीक है? जो भी आपके लाइफ में ट्रॉमास आए या स्ट्रेस आया, कुछ भी आया, बट आपकी फिजिकल चैलेंजेस भी आए, फिर भी आपने उनको ध्यान सीखने से अपने जीवन के एक नए पड़ाव में एंटर कर गए। ध्यान के माध्यम से ही, जो पीएसएसएम का एक प्रिंसिपल है कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ठीक है? एनर्जी लेवल पे हम हील कर सकते हैं अपने को, वो आपने प्रूव करा अपने जीवन के अंदर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस समय जुड़ने के लिए। अभी आपकी इस सुंदर यात्रा में और बहुत कुछ है जानने के लिए, तो मिलेंगे आपसे पुनः। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों, जीवन के अंदर हमने देखा कि कोई भी जीवन इतना साधारण और सिंपल नहीं होता कि हमें हर चीज़ आसानी से हासिल हो जाए। परंतु पति जी भी बहुत बार बोलते हैं कि जितने भी फेल्योर्स जीवन के अंदर आते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। कुछ भी हो जीवन के अंदर, इसलिए सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए, और वो परिस्थिति आपको क्या सिखा रही है, हमेशा सीखते रहिए। तो अभी हमने जो अलका जी की इस सुंदर जीवन की यात्रा को सुना, चैलेंजेस होने के बावजूद, फेलियर्स के बावजूद, आज वो इतनी सक्सेसफुल हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। तो हम उनके आगे की जर्नी कि फेलियर से वो इतनी आगे कैसे बढ़ गई जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ध्यान कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ध्यान सिखा रहे हैं, कुछ भी बॉडी में पेन हो रहा है तो पता है कि ऐसे आंख बंद करो, विजुअलाइज करो, एनर्जी विजुअलाइज करो, वो वहाँ से पेन ठीक हो जाएगा। और वास्तविकता में हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी स्कैटर्ड नहीं थी, बहुत फोकस्ड और कंसंट्रेटेड एनर्जी थी। आप जहाँ चैनलाइज करोगे वहाँ पे हो जाएगी। एक बार हम चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन में मेडिटेशन सिखा रहे थे। हम भी बहुत नए बच्चे थे और ये हमने थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन सीखा था। तो हमने वहाँ पे कुछ, जैसे रोज़ गार्डन में फैमिलीज आती हैं, काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट है, तो अदर अलग अलग जगह पे बैठी हुई हैं। तो हमने एक आंटी को बोला कि आंटी पता है अगर आप ध्यान करोगे ना तो आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। तो उसने ऐसा बोला, थर्ड आई? या मैं तो बहुत अगली लगूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं करना है।